नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की चर्चा में आगे बढ़ें, एक ज़रूरी सूचना। रोज़ाना करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें। आज 24 जनवरी 2026 भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नज़र डालेंगे। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। और हाँ, हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। हाल ही में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद यानी ईईपीसी इंडिया ने आगामी बजट में कुछ मांगे रखी हैं। जी, और ये मांगे काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि जो एमएसएमईज कॉर्पोरेट के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए आयकर कम किया जाए। अच्छा। और साथ ही जीएसटी रिफंड का भुगतान तेजी से हो। असल में ये दिखाता है कि हमारे छोटे उद्योग किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो ईपीआईसी इंडिया के बारे में कुछ मुख्य बातें क्या हैं? ये संस्था आखिर है क्या? देखिए, ये भारत में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख व्यापार और निवेश संवर्धन संगठन है। ओके। और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का समर्थन भी प्राप्त है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। काफी पुरानी संस्था है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इसके जो 13,000 से ज्यादा सदस्य हैं, उनमें से 60% एमएसएमईज है, मतलब छोटे और मध्यम उद्यम। तो इसका मतलब है सरकार और इंजीनियरिंग उद्योग के बीच एक पुल की तरह काम करता है ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये एक सलाहकार निकाय के तौर पर सरकारी नीतियों में भी अपना योगदान देता है और एमएसएमईज को वैश्विक मानकों तक पहुंचने में मदद करता है। इनका आदर्श वाक्य भी यही है, इंजीनियरिंग द फ्यूचर। अच्छा, अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा एक और विषय है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? हाँ, आरबीआई के कुछ आंकड़े आए हैं। उनके विश्लेषण से पता चला है कि नवंबर 2025 में भारतीयों ने जो पैसा विदेश भेजा, वो 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। ओह, कितना? लगभग $1.94 बिलियन। और इसको एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि विदेशी पढ़ाई पर होने वाले खर्च में तेजी से गिरावट आई है। ठीक है, तो ये एलआरएस स्कीम असल में है क्या? जरा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999 का हिस्सा है। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक, यहां तक कि नाबालिग भी, एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक की रकम बिना किसी खास अनुमति के विदेश भेज सकता है। $2.5 लाख? जी। ये योजना 4 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी। और कौन इसके तहत पैसे नहीं भेज सकता? क्या कुछ सीमाएं हैं? हाँ, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और ट्रस्ट जैसी संस्थाएं इसके दायरे से बाहर हैं। वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और टैक्स का क्या? इस पर कोई टैक्स भी लगता है? जी हाँ, अगर एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपए से ज्यादा का एलआरएस लेन देन होता है, तो उस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस लगता है। और उसकी दर क्या है? अभी सामान्य लेन देन के लिए ये 20% है। चलिए अब जरा भूगोल की ओर चलते हैं। हाल ही में नासिक के गंगापुर बांध के ऊपर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एक एयर शो हुआ। तो ये बांध खबरों में था। इसकी क्या खासियत है? गंगापुर बांध महाराष्ट्र में नासिक के पास गोदावरी नदी पर बना है। और ये कोई आम बांध नहीं है, ये एक मिट्टी का बांध है। मिट्टी का? जी, अर्थफिल डैम। और ये एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का जलाशय है। इसकी लंबाई लगभग 9.8 किलोमीटर है। कमाल है। इसे 1965 में बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाना है। पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर सिक्किम से है। वहां पांगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों में आग लगने की घटना हुई। जी, और ये बहुत चिंता की बात है। ये अभयारण्य भारत चीन सीमा के पास है और ये भूटान और पश्चिम बंगाल के न्योरा वैली नेशनल पार्क के जंगलों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल। यहाँ आपको एल्पाइन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल हर तरह की वनस्पति मिल जाएगी। यहाँ सोंगमो जैसी ऊंचाई वाली झीलें भी हैं, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक हॉटस्पॉट है। और जानवर? यहाँ रेड पांडा, बाघ और कस्तूरी मृग जैसे कई दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। यहाँ एक और पर्यावरण संबंधी चिंता की बात हो रही है, और वो है रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुआ। इसे एक खतरा क्यों माना जा रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। ये कछुआ एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है। विदेशी? जी, ये पालतू जानवरों के व्यापार के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया है और अब ये कोयम्बटूर में जल निकायों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। कैसे? मतलब ये करता क्या है? ये बहुत तेजी से प्रजनन करता है और हमारे यहाँ के इकोसिस्टम में इसका कोई प्राकृतिक शिकारी भी नहीं है।
तो इनकी संख्या बिना किसी रोक टोक के बढ़ती जाती है। तो ये स्थानीय कछुओं को नुकसान पहुंचाते हैं? सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं, भोजन के लिए, घोंसले बनाने की जगह के लिए, यहाँ तक कि धूप सिकने वाली जगहों के लिए भी। ये हमारे स्थानीय कछुओं के साथ सीधे मुकाबला करते हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? यही तो विडंबना है। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है, क्योंकि अपनी मूल जगह पर इसकी आबादी बहुत है। अच्छा, विज्ञान की दुनिया से एक और विषय है अमोनिया, जो सर्दियों में यमुना नदी में बढ़ जाता है। अमोनिया के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देंगे? अमोनिया यानी NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी एक रंगहीन, तीखी गंध वाली गैस है। ये प्राकृतिक रूप से भी पर्यावरण में मौजूद है। नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा है, लेकिन औद्योगिक रूप से इसे मुख्य रूप से हैबर-बॉश प्रक्रिया से बनाया जाता है। और इसका मुख्य उपयोग क्या है? इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है उर्वरक के रूप में। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर में जितना भी अमोनिया बनता है, उसका लगभग 90% 90%? जी 90% सिर्फ उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट, प्लास्टिक, विस्फोटक और दवाओं में भी इसका उपयोग होता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की। हाल ही में विभाजन पूर्व के कुछ दुर्लभ वस्त्रों की एक प्रदर्शनी में फुलकारी कला को प्रदर्शित किया गया। फुलकारी क्या है? फुलकारी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फूलों का काम। ये अविभाजित पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई है। अच्छा। इसे खद्दर के कपड़े पर रंगीन रेशमी धागों से किया जाता है। पारंपरिक रूप से फुलकारी चादरें एक लड़की के विवाह के सामान का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती थी। और इन्हें कौन बनाता था? उसकी माँ और दादी बेटी के जन्म से ही इसे बनाना शुरू कर देती थी। ये एक तरह से पीढ़ियों का आशीर्वाद होता था। और इसमें किस तरह के डिजाइन होते हैं? पारंपरिक रूप से तो गेंदा, चमेली, कमल जैसे फूलों के डिजाइन होते थे, या फिर ज्यामितीय पैटर्न। लेकिन अब कुछ बदलाव आया है। जी, और यही इस कला की खूबसूरती है। अब इसमें ट्रेन, ट्रक और कारों जैसे आधुनिक रूपांकन भी शामिल हो गए हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। अब सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। लंबाडी जनजाति हाल ही में खबरों में थी, क्या मामला है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तेलंगाना में लंबाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संसद के फैसले पर जो विवाद है, उस पर सुनवाई करने वाला है। ये काफी पुराना मुद्दा है। अच्छा, तो इस जनजाति के बारे में कुछ बताइए। ये मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इन्हें सुगाली या बंजारा भी कहा जाता है। और इनकी भाषा? वे गोर बोली भाषा बोलते हैं, जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। तीज इनका प्रमुख त्योहार है और चारी इनका पारंपरिक नृत्य है। और इनकी वेशभूषा काफी खास होती है ना? बिल्कुल, लंबाड़ी महिलाओं की रंगीन पोशाक और गहने उनकी खास पहचान है। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। हाल ही में स्पेन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल हुआ है। ये पहल क्या है? IPOI ये पहल नवंबर 2019 में भारत द्वारा शुरू की गई थी। भारत ने शुरू की थी? जी। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र और नियम आधारित व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। ये एक स्वैच्छिक व्यवस्था है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्र क्या हैं? इसके 7 स्तंभ हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, व्यापार और कनेक्टिविटी वगैरह। और इन स्तंभों का नेतृत्व कौन करता है? हर स्तंभ का नेतृत्व 1 या 2 देश करते हैं। यही इसकी खासियत है। जैसे समुद्री सुरक्षा का नेतृत्व ब्रिटेन और भारत करते हैं, जबकि व्यापार और कनेक्टिविटी का नेतृत्व जापान और अमेरिका करते हैं। और अंत में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ये पुरस्कार मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता और मानवतावादी ग्रेस मैशेल को दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में कुछ और जानकारी देंगे? जरूर। इसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसमें 50 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने आर्थिक नीतियों जैसे LRS और EPIC से लेकर गंगापुर बांध और पांगोलाखा जैसे पर्यावरणीय स्थलों तक को समझा, और फिर फुलकारी जैसी सांस्कृतिक विरासत से लेकर IPOI जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों तक कई विषयों पर बात की। यहाँ जो एक आकर्षक बात निकल कर आती है, वो है इन सभी विषयों का आपस में जुड़ा होना। सही कहा। एक तरफ हम एक विदेशी कछुए की प्रजाति से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक नए देश स्पेन के जुड़ने से क्षेत्रीय गतिशीलता पर पड़ने वाले असर को समझते हैं।
इस पुरस्कार के बारे में कुछ और जानकारी देंगे? जरूर। इसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसमें 50 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने आर्थिक नीतियों जैसे LRS और EPIC से लेकर गंगापुर बांध और पांगोला जैसे पर्यावरणीय स्थलों तक को समझा, और फिर फुलकारी जैसी सांस्कृतिक विरासत से लेकर IPOY जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों तक कई विषयों पर बात की है। यहाँ जो एक आकर्षक बात निकल कर आती है वो है इन सभी विषयों का आपस में जुड़ा होना। सही कहा। एक तरफ हम एक विदेशी कछुए की प्रजाति से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक नए देश स्पेन के जुड़ने से क्षेत्रीय गतिशीलता पर पड़ने वाले असर को समझते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज की चर्चा से एक विचार हम साथ लेके जा सकते हैं। क्या? जिस तरह एक बाहरी प्रजाति एक स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकती है, उसी तरह वैश्विक सहयोग में नए सदस्यों का शामिल होना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और गतिशीलता को कैसे नया आकार दे सकता है। क्या सहयोग हमेशा फायदेमंद होता है या इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं? एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह की और भी गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।